ये कहानी मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी रमा और एक बेटा सोनू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार चलकर रमा से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। विजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी रमा को आवाज लगाता है। रमा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विजय की आवाज सुनकर रमा वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? हाँ रमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? रमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और सोनू की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार बाबूजी से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ रमा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि बाबूजी अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है रमा, तो मैं कल सुबह सुबह ही बाबूजी से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विजय जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हैं? विजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विजय बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ बाबूजी, आपकी एक मदद चाहिए थे। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? बाबूजी, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। बाबूजी, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो रमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ रमा, अब मैं बाबूजी के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है बाबूजी की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए रमा को बोलकर जाता हूँ। रमा, जरा यहाँ आना तो। विजय को बुलाता सुन रमा वहाँ आती है। आपने बुलाया मुझे? हाँ रमा, सुनो, अब बाबूजी का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और सोनू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था?
विजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। विजय अपने कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही विजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और रमा विजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख सोनू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार बाबूजी के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। एक काम कीजिए, अब जाकर सो जाइए। सोनू की बात सुनकर रमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब रमा देखती है कि विजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। रमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार बाबूजी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? बाबूजी, विजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ बाबूजी, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले श्याम को विजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद श्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? विजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। श्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। श्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ श्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विजय मिला? श्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। श्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी रमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। श्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं रमा बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। श्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार रमा को समझाने लगता है। रमा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार रमा को लेकर विजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और श्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और रमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विजय बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। रमा विजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही रमा वहां से हट जाती है और वैद्य जी विजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह गहरी बेहोशी की हालत में चला गया है। गहरी बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? गहरी बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिला कर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य जी विजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले विजय को लाकर उसके घर के बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो रमा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम विजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने में तुम्हारे लिए और सोनू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार फिर वहाँ से रमा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ सोनू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर रमा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयाँ से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। सोनू की ऐसी बातें सुनकर रमा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर रमा सोनू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विजय के ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह रमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार बाबूजी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और विजय की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी, विजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और सोनू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं बाबूजी, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अवसर बनाऊंगी। जमींदार रमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर रमा जमींदार की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में रमा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है, मुझे लगता है रमा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो विजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं रमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है रमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बाबूजी, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विजय का दोनों का ख्याल रख पाओगी। बाबूजी, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है बाबूजी, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं सोनू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? बाबूजी, मुझे काम करना ही होगा। विजय का सपना था कि सोनू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। सोनू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार रमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। रमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती
और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे रमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वो सोनू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। रमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और रमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विजय को होश आ गया। विजय को होश में आते देख रमा बहुत खुश हो गई। विजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। रमा, मैंने तुम्हें और सोनू को बहुत परेशान किया। नहीं विजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने रमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। सोनू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। रमा का त्याग और विजय का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ के त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।